नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी उपचुनाव में सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। समाजवादी पार्टी के पीडीए को करारा जवाब देने के लिए बीजेपी ने दलित और ओबीसी फैक्टर का ख्याल रखा, तो साथ ही बीजेपी ने करहल सीट पर अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अनुजेश का मुलायम सिंह यादव परिवार से रिश्ता है, तो साफ है कि करहल में फैमिली फाइट के आसार चुनाव को दिलचस्प बनाने वाले हैं। वहीं 2 सीट कांग्रेस को देने वाली समाजवादी पार्टी ने अब गठबंधन में सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार तो करेगी, लेकिन अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी। तो अब सवाल यह है कि राहुल को हार का डर या फिर अखिलेश के आगे सरेंडर। और 9 सीटों की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश पर आई। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। उपचुनाव का मैदान, 9 सीटों पर भीषण घमासान। राहुल को हार का डर तो अखिलेश के आगे सरेंडर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। बीजेपी ने एसपी को घर में घेरा, अखिलेश के बहनोई को टिकट। भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई, फूफा भतीजे की। ऐसा क्या हो गया समाजवादी पार्टी के? आप तो खास रिश्तेदार अखिलेश जी के बहनोई हैं। रिश्तेदारी अलग है, पार्टी अलग है। मैं पार्टी में भाजपा में हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ। अनुजेश हमारे साथ पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आपके निश्चित रूप से करहल में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। योगी की रणनीति टाइट, करहल में फैमिली फाइट। 9 सीटों पर सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा। कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। 9 सीटों पर सीधी लड़ाई, योगी वर्सेस अखिलेश पर आई। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। राहुल को हार का डर सता रहा है या फिर अखिलेश के आगे राहुल का सरेंडर है? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। दूसरे राउंड का सवाल है कि योगी की रणनीति टाइट, करहल में फैमिली फाइट। जिस तरीके से बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, वहां पर फैमिली फाइट की स्थिति बन गई है। 9 सीटों की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश पर आई, मतलब सीधी लड़ाई अब इन 9 सीटों पर देखने को मिलेगी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। साथ ही साथ सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अजय वीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आरएलडी के। डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सचिन जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। कहा तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे आप लोग। अजय राय जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम सभी 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, और अभी स्थिति हो गई है कि आप 0 पर आ गए। एक भी सीट पर आपका प्रत्याशी नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो मैदान आपने छोड़ दिया है। ये राहुल को हार का डर है या अखिलेश यादव के सामने सरेंडर है? देखिए अमित जी, जब देश के संविधान को बचाने की आवश्यकता होती है, देश व प्रदेश को इस भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज से बचाने की आवश्यकता होती है, या देश में जो समान विचारधारा, जो सेकुलर विचारधारा के दल हैं, जो हम लोग उस चीज़ को बचाने के लिए, बात यहाँ चुनाव पर मैं ये कर सकता हूं कि अगर आप सीटों की जहां तक बात है, बात ये सीटों से ऊपर जा चुकी है। अब बात ये है कि हम लोग उपचुनाव में, हमारा इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है, हम लोग इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। सचिन भाई, हम लोगों को संविधान बचाना है। सचिन भाई, पहली बार मैं आपको देख रहा हूं कि आपको शब्द नहीं मिल रहे। हरियाणा, एक सेकंड सचिन भाई,
पहली बार मैं देख रहा हूं कि आपको शब्द नहीं मिल बिल्कुल रहे। ऐसा नहीं है। पहली बार मैं मैं देख तो- रहा हूं कि आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। मेरी मैं तो संवेदनाएं आपको आपके साथ बताने है। की एक सेकंड, कोशिश कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, अरे आप ये बिल्कुल, कह रहे हैं अमित कि जी, ये मुद्दों की लड़ाई है, फिर वही बात। तो संविधान बचाने की इस लड़ाई में देश की सबसे पुरानी पार्टी कहां है? मैं तो कह रहा हूं, देखिए, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में यह था कि असम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हम असम की अस्मिता को बचाने के लिए हमने अपनी सरकार का बलिदान दिया। वही हम लोगों ने पंजाब में किया, जहां जो हमारी बनी सरकार थी कांग्रेस की, उसका हम लोगों ने बलिदान दिया, क्योंकि हम लोगों की पंजाब की पंजाबियत को बचाना था। अगर हम लोगों को देश के संविधान को बचाने की जरूरत पड़ेगी, अगर समाजवादी पार्टी हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो हम लोग मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में हम लोगों की मदद की, आप पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ एक नेता भी तो हैं, एक नेता भी है, कार्यकर्ता भी है। हमारे घर की बात है। सुनिए पहले, आप प्रवक्ता के साथ साथ एक नेता और कार्यकर्ता भी तो है ना। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता या जो नेता तैयारी कर रहे थे इन सीटों पर ताल ठोकने की, क्या उनके दिल में भी यही था क्या कि ठीक है आप सीट की कुर्बानी दे दीजिए, हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर देंगे, या उनके दिल में क्या अभी यही बात है? मतलब ऊपर ऊपर जो मिलन हो गया है, क्या वो नीचे नीचे भी हो गया है क्या? ईमानदारी से बताइएगा आप। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन के दायरे में आता है, और वो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि बब्बर शेर है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है। राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जो हम लोगों ने आज तय किया कि हम लोग इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी की हर सीट पर मदद करेंगे, हम लोग ओपन होकर के मदद करेंगे। जिस तरह से 10 सीट पर हमारी तैयारी थी, हम लोगों ने संविधान बचाओ का कार्यक्रम किया। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग उस संविधान बचाओ के कार्यक्रम में आए। ठीक है भैया सचिन जी, जो हमारा आपके अपने कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि संविधान बचाने की इस लड़ाई में हम लोग क्यों नहीं है? संविधान बचाने की लड़ाई में देश की सबसे पुरानी पार्टी क्यों नहीं है? नाहिद लारी खान जी मुस्कुरा रही हैं, मुझे नहीं मालूम है कि आपकी लाचारी पर, बेबसी पर मुस्कुरा रही हैं, या फिर समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि नहीं हमारी जीत सुनिश्चित हो गई आपके मैदान से हट जाने के बाद, इस बात पर मुस्कुरा रही हैं। खैर, आप अपनी बात रखिएगा नाहिद जी, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल है, क्या अखिलेश यादव ने जो दबाव बनाया, हरियाणा में आपको स्पेस नहीं मिला, आपको गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया, आपके प्रत्याशी वहां पर चुनावी मैदान में नहीं उतरे, आपने महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग कर ली, क्या उसी दबाव का असर है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ठीक है हम बैकफुट पे चले जा रहे हैं यहां पर, या कहानी कुछ और है? देखिए, जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस और चुनाव चिन्ह साइकिल के पक्ष में एक तरफा ये चुनाव हो रहा है। आप देखिएगा कि 9 की 9 सीटों पर ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया अलायंस की, और चुनाव चिन्ह साइकिल पर जबरदस्त तरीके से वोट मिले पड़ेंगे। और जहां रही बात माननीय अखिलेश यादव जी, वो तो पीडीए समाज के महान योद्धा हैं, उन्होंने तो 15 दिन पहले ही उपचुनाव 10 की 10 के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और पीडीए समाज को, संपूर्ण पीडीए समाज को, और यहां तक आधी आबादी को बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है। 10 में से 5 सीटें आधी आबादी को दी, महिलाओं को दी। और वहीं आप देखिए बीजेपी अपने पुराना चुनाव चिन्ह दिया बत्ती लेकर घूम रही थी, ढूंढ रही थी कोई उम्मीदवार मिल जाए हमारी पार्टी से ये चुनाव लड़ने के लिए। 9 सीटों पर उम्मीदवार मिल नहीं रहे थे, इनके नेता मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, हम लोग हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, जमानत जब्त होगी। कल जाकर रात को कहीं ढूंढते ढूंढते इनको कुछ उम्मीदवार मिल गए, कुछ लोग तैयार हो गए, तो आज सुबह इन लोग ने घोषणा कर दी। और आप ये समझिए कि किस प्रकार से इनके एक बोलतू मंत्री हैं, जो सहयोगी दल, उनको तो पहली बोलती बंद कर दी, और दूसरे मंत्री वो दिल्ली में बैठे हैं, 5 दिन से बैठे रहे, उनको कितना अपमानित कर दिया, मतलब मंत्री को अपमानित कर दिया। अगर थोड़ा भी इन दोनों नेताओं को अपने समाज से प्यार है, मोहब्बत है, और उनके समाज के मान सम्मान के लिए उन लोगों को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आपको मालूम है कि आरएलडी नहीं लड़ना चाह रही थी मीरापुर से चुनाव। आरएलडी साफ कह रही थी कि अरे भाई हम मीरापुर से चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरह से हारेंगे, पिछली बार। अरे लड़ना तो कांग्रेस भी गाजियाबाद और खैर से नहीं चाहती थी, फिर भी आपने उनको 2 सीटें दी ना। नहीं तो आप ये स्वीकार रहे ना कि आरएलडी नहीं लड़ना चाह रही थी। नहीं, वो तो समीर जी बताएंगे लड़ना चाहती थी नहीं, लेकिन कांग्रेस भी तो नहीं लड़ना चाहती थी, आपने उसको गाजियाबाद और खैर दे दी। सुनिए तो बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। आरएलडी ने साफ कहा कि वहां जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पहले विधायक बने थे
आरएलडी के वो समाजवादी पार्टी के वोट से बने थे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी की कृपा से राज्यसभा गए, तो हम नहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने जबरन उनको कहा कि भाई लड़ लो चुनाव, हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं। तो बड़े बेमन से आरएलडी वहां चुनाव लड़ने जा रही है और 9 सीटों ठीक पर। है, वो तो मैं आरएलडी के प्रवक्ता से पूछ लूंगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही कि आपने उनका काम आसान कर दिया। बीजेपी कह रही कि हम तो कांग्रेस मुक्त की बात कर ही रहे थे और आपने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया, कि मतलब 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने को है, 9 सीटों पर हो रहे हैं, 1 सीट का टल गया है और आपने कांग्रेस पार्टी को अभी से ही चुनाव से आउट कर दिया। मतलब आपने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। देखिए मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा इसका जवाब देने। जी देखिए अभी जो आप बता रहे राहुल जी के लिए, माननीय राहुल जी के लिए कि हार का डर, माननीय राहुल जी अभी 4 महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, रायबरेली से चुनाव लड़े और वो एमपी थे उस वक्त। उनको वोट मिले 6,87,649 वोट मिले और वो जीते कितने अंतर से? 3,90,303 वोटों से जीते। वहीं इनके बॉस जिनके नाम से वोट मांगती है बीजेपी, माननीय मोदी जी, वो पीएम पद पर आसीन थे और वो बनारस से चुनाव लड़े, उनको मिला 6,12,970। राहुल गांधी जी उन्हीं राहुल जी को, एक सेकंड नहीं जी, उन्हीं राहुल, एक सेकंड हाँ ठीक है। अरे आप जो बता रही, मैं वही आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप वोट परसेंटेज बता रही ना, उन्हीं राहुल जी को आपने गाजियाबाद और खैर सीट दी। गाजियाबाद में उनके प्रत्याशी को 15,000 वोट मिले थे, खैर सीट पर उनके प्रत्याशी को 1100 वोट मिले थे, फिर भी आपने उनको दे दिया। नहीं, केवल एक, ये आप पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो लेटेस्ट कोई भी चीज मैं भी तो 2022 की बात कर रहा हूँ ना। करेंगे कि आप 2022 के लेटेस्ट 4 महीने पहले जो चुनाव उसका समझिए ना। मोदी जी को वोट मिले 1,52,513। 2019 में उन्हीं मोदी जी को जो है 3 लाख वोटों से कम वो जीते। फिर भी तो आपने जस्टिस नहीं किया ना। अगर आप कह रही हैं कि राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इतने वोट मिले, तो 10 में से 5 सीटों की मांग अजय राय कर रहे थे, आप दे देती, नहीं दिया ना आपने। आप उनके वोट परसेंटेज बता रही हैं, लेकिन फिर भी आपने उनका सम्मान नहीं रखा, उनका मान नहीं रखा। नहीं जी, किसने आपको ये बताया? किसने आपको ये बताया? कांग्रेस ने बताया? अरे पब्लिक फोरम में आपने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। अरे ये हम तो आपका धन्यवाद देते हैं भाई। हम आपको, आपके चैनल को और सारे चैनलों को आज आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आप इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और पीडीए समाज के महान योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में रोज डिबेट कराइए। हालांकि हमारे अच्छे में कैसा गठबंधन है नाहिद जी? खैर सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा आपसे कि कैसा गठबंधन है जिसमें लड़ाई एक ही पार्टी लड़ रही है और दूसरी पार्टी का आता पता नहीं है। लेकिन समीर जी, आप सारी बातों का जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ करहाल को लेकर आपसे मेरा सवाल ये है कि वहां पर आपने फैमिली फाइट करवा दी। मतलब नाहिद जी कह रहे हैं आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिला, आपने फूफा जी को पकड़ लिया तेज प्रताप यादव के और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। नहीं अमित जी, देखिए मैं अभी सुन रहा था नाहिद लारी और कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह से बोल नहीं पा रहे थे, इनके पास जवाब नहीं था, इनके पास लफ्ज नहीं थे अपनी बातें कहने का। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उन 9 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सब नामांकन कर रहे हैं। हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे, हमारा आधार है। हम पहले भी चुनाव जीतते रहे। हम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के किए गए काम, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। अभी नाहिद जी प्रत्याशियों की बात कर रही थी। हमने उत्तर प्रदेश में 7 साल में 7 लाख सरकारी नौकरी दी है, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर है। योगी आदित्यनाथ जी ने पारदर्शी तरीके से करोड़ों रोजगार दिया है डेवलपमेंट के माध्यम से। हमने स्टेट हाईवे बनाए हैं, हमने एक्सप्रेसवे बनाए, हमने एयरपोर्ट बनाए, हम ओडीओपी के माध्यम से हम निरंतर इन्वेस्टमेंट आ रहा उत्तर प्रदेश में, नौजवानों को रोजगार मिला। अभी नाहिद जी प्रत्याशियों की बात कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने किसको लड़ाया? अरे प्रत्याशी तो आपको नहीं मिल रहे थे, किसी के बेटे को, किसी की पत्नी को, किसी की बहू को, किसी की बेटी को आपने प्रत्याशी बनाया और अखिलेश यादव ने एक अपने परिवार से बना लिया। आपको कल्पना नहीं होगी अमित जी, वो जिसको हमने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया करहल से, वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन किए थे और निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के नीतियों में विश्वास रखते हैं।
और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं। इनको पता नहीं है कि इनकी पार्टी का प्रत्याशी कौन बना। अरे पत्नी, बेटा और माँ और भाई के अलावा आप बाहर निकल ही नहीं पाए। 9 में से बताओ ना एक कार्यकर्ता को आपने चुनाव लड़ाया हो। आप परिवारवाद कर रहे हो, आप घोर परिवारवाद करते हो, आप भ्रष्टाचार करते हो, आप अलगाववाद करते हो, आप आतंकवाद करते हो। और कांग्रेस के साथ ही अभी जिस भाषा का इस्तेमाल कर, अरे किसने चिरकुट कहा था? छुटभैया नेता किसने कहा था? मैंने नहीं कहा था, हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा था। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की डायलॉग थी, छुटभैया नेता, चिरकुट, उनका जनाधार नहीं है, इनके पास कोई वोट नहीं है। ये किसने इस भाषा का इस्तेमाल किया? हम तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने विकास किया है, हम समाज के अंदर उत्तर प्रदेश की तरक्की और बेहतरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बाकी दोनों मेहमानों के पास मजबूत संगठन के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। सभी की सीटें सभी जीतेंगे। देखिए, अभी करहल की बात हो रही थी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, सबसे बड़े अंतराल से अगर कहीं बीजेपी हारेगी तो वो करहल में। ऐतिहासिक वोटों से करहल में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक वोटों से जीतोगी। अरे अभी कार्यकर्ता भी लड़ा लो ना। अभी प्रत्याशी की बात आप कर रही थी, कौन है करहल में? मैनपुरी में मुलायम सिंह के बाद कौन लड़ेगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बाद कौन लड़ेगा? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव के बाद कौन लड़ेगा? भाई और भतीजा, भाई और भतीजा। और आप नैतिकता का ज्ञान बांट रही हो, आप नैतिकता का ज्ञान बांट रही हो। जरा अपने प्रत्याशियों का आकलन कर लो। कटहरी में कौन लड़ रहा है? पत्नी। फूलपुर में कौन लड़ रहा है? ठीक है समीर जी, फूलपुर में आपने भी तो केसरी देवी पटेल के बेटे को दे दिया ना। उसी परिवारवाद का हिस्सा तो फिर आप वो सवाल पूछ लेंगे तो फिर आप नहीं जवाब दे पाएंगे। ठीक है नाई जी, जल्दी से बात पूरी करिए। इस तरह से मैं इंटरप्ट नहीं करती किसी को। देखिए ये है कि जिस अभी आपके डिबेट पर पता चला कि किसी रिश्तेदार को, माननीय अखिलेश यादव जी के किसी रिश्तेदार को टिकट दे दिया करहल से। और ये वो पार्टी जो परिवारवाद, जब परिवारवाद की बात करती तो क्या जरूरत है उनके रिश्तेदारों को टिकट देना और पद देना माननीय अखिलेश यादव जी को? किसी रिश्तेदार को नहीं, बहनोई को दिया है। नाई जी, आपको मालूम होना चाहिए, और 2017 से पहले वो आपकी पार्टी का हिस्सा थे। पार्टी ज्वाइन किया। संध्या यादव जी उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी और उन्हीं के खिलाफ समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको शिवपाल यादव के खेमे का माना जाता था। तो कोई रिश्तेदार नहीं हो तो बहनोई है, बहुत करीब का रिश्ता है। ठीक है, बाकी दो मेहमान अभी तक चर्चा में आए, मैं उनको शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। प्लीज अजय वीर सिंह जी, आप पर आरोप लग रहा है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि मीरापुर सीट तो आप लोग चाहते ही नहीं थे, आपको जबरदस्ती दी गई वो सीट लड़ने के लिए। क्या ऐसा है या फिर आप लोग मीरापुर लड़ना चाहते थे? सीधा सवाल, सीधा जवाब। मीरापुर सीट लोकसभा से पहले भी हमारे पास थी। हम जो विधानसभा का चुनाव हुआ था भारी मतों से उस चुनाव सीट को जीते थे। लोकसभा का जब चुनाव हुआ, वो बिजनौर लोकसभा में आती है मीरापुर सीट, तो हमारे प्रत्याशी विधानसभा से वहां से एक बड़ी बढ़त लेकर जीतने का काम किया। और इस चुनाव में भी ऐतिहासिक वोटों से हम मीरापुर जीतने का काम करेंगे। दूसरे बात, नाहिद जी कह रही हैं कि उन्होंने आपके नेता का दिल पढ़ा है समाजवादी पार्टी ने। आपके प्रत्याशी कह रहे थे और आपके नेता ये कह रहे थे कि इस सीट पर हमारी जीत 2022 में इसलिए हुई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और जो वोट हमें मिला था वो समाजवादी पार्टी का था। इस बार चूंकि गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं भाजपा के साथ है, इसलिए हम मीरापुर सीट पर नहीं लड़ेंगे, ये कहना है नाहिद। शुक्ला जी देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये भी जानती होंगी कि जब वो हमने लोकसभा चुनाव लड़ा है तो वो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा है, एनडीए का हिस्सा बनकर लड़ा है। और लोकसभा चुनाव में हम एक बड़ी बढ़त से मीरापुर विधानसभा सीट जीते हैं। और अब जो ये बाई इलेक्शन होगा, इसमें भी जो हमने टिकट दिया है, जो देश की आधी आबादी है, मिथिलेश पाल जी जो हमारी पूर्व विधायक थी, और उनको टिकट देने का काम किया है। निश्चित रूप से वो भारी मतों से वहां से जीतने जा रही हैं। जहां तक फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल की बात है तो वो विपक्षी गठबंधन में हो रही है। आप देखिए, इनके जो एक मजबूत साथी थे, जो एक मजबूत गठबंधन था कांग्रेस का, वो मैदान छोड़कर भाग गए। वो किसी भी एक भी सीट पर लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, अखिलेश जी ने उन्हें वो सीट देने का काम किया था जो उनकी हार की सीट थी। उन्होंने इससे वो गठबंधन से बाहर हो गए। तो जो अगर कोई सिर्फ फुटबॉल की बात है तो वो विपक्षी गठबंधन में हो रही है।
एनडीए के प्रत्याशी 9 की 9 विधानसभाओं पर मजबूती से चुनाव लड़े और निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ। ठीक है, मैं नाहिद जी का भी काउंटर लूंगा, सचिन जी का भी, उससे पहले परमवीर जी को चर्चा में शामिल कर लूं। परमवीर जी एक सेकंड नाहिद जी प्लीज, अभी तक मैंने परमवीर जी को चर्चा में शामिल नहीं किया, मैं उनको कर लूं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास, काउंटर लूंगा मैं आपका। परमवीर जी, ये कैसा गठबंधन है जिसमें सभी दल अलग अलग होकर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं? मतलब उत्तर प्रदेश में देश की सबसे पुरानी पार्टी उपचुनाव में कहीं चुनावी मैदान में नहीं है। इसके अलावा हरियाणा में चुनाव होता है, अखिलेश यादव को वहां पर कांग्रेस पार्टी एंट्री नहीं देती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर सरकार का हिस्सा कांग्रेस पार्टी है नहीं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही अलग हो गई थी। महाराष्ट्र में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। हर पार्टी वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है। ये कैसा गठबंधन है जिसमें गांठ तो बहुत सारी हैं लेकिन बंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है? देखिए सर, मैं पहले बात केवल यूपी पे करूंगा। आज असल में हुआ क्या है, हमें अगर यूपी की आज की परिस्थिति को समझना होगा तो हमें अखिलेश जी के को समझना होगा जब वो समाजवादी पार्टी के सर्वसर्वा बनते हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव से पहले गठबंधन करे, आज तक कितना चले। हम सिर्फ एक डेडलाइन रखते हैं कि 2014 के बाद जहां जहां उन्होंने गठबंधन करा वो क्या रहा। मायावती जी के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किया, गठबंधन चुनाव के 3 महीने बाद खत्म हो गया। सुभाषपा के साथ रहा हो या संजय निषाद जी की पार्टी के साथ रहा हो या आरएलडी के साथ रहा हो या कुछ दिन तक जो कि चंद्रशेखर जी भी उनके आसपास घूमे थे, उनके साथ गठबंधन का क्या रहा। अखिलेश जी ने राजनीतिक रूप में समाजवादी पार्टी को ऐसा नमक बना दिया है जिसकी आवश्यकता हर किसी को है और हर कोई उसे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन एक सीमा तक। अगर ज्यादा डालेगा तो कड़वाहट आ जाती है। और इस स्थिति में देखिए सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अगर हम कांग्रेस पार्टी का ही ग्राफ देखें, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनकी स्थिति क्या हो गई है कि वो यूपी में जहां आज बाई इलेक्शंस में मायावती जी जो कभी नहीं लड़ती थी वो भी चुनाव लड़ रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी चुनाव लड़ रही है, नई नवेली पार्टी वो चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम आ गई है, लेकिन अपने आप को दम्भ भरने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी वो चुनाव में नहीं है, उनको बाहर समर्थन करना पड़ रहा है। ये तो रही यूपी की बात। महाराष्ट्र की बात करते हैं, अखिलेश जी शायद 12 सीटें वहां भी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले तक लगभग शायद कांग्रेस 280 या 300 के बीच सीटों में महाराष्ट्र में चुनाव गठबंधन में लड़ती थी। उसके बाद वो 138 पर आए थे, इस बार शायद 88 पर रह जाएंगे। ग्राफ कांग्रेस का घट रहा है लगातार, ये देखने वाली बात होगी और यही चीजें समझनी होंगी। अब बार बार बात की जा रही है कि गठबंधन के अंदर हम लोगों ने अपना क्या वो बोलते हैं ना बार बार की हमने सेक्रीफाइस कर दिया जी। सेक्रीफाइस जो होता है, सेक्रीफाइस मतलब कोई आदमी दोपहर के अंदर दिया जलाए और बोले कि मैं रोशनी कर रहा हूं, तो वो दिए को ही खराब करने वाली बात होगी ना। वो रोशनी भी कुछ नहीं कर रहा है। अखिलेश जी ने कुछ भी नहीं देना था कांग्रेस को, वो पहले दिन से तय था। इसीलिए तमाम तरीके के उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे कि आखिरी तक अपने आप को तर्क संगत दिखाए रखने के लिए कांग्रेस हाथ पैर मार रही थी। वो गठबंधन में एक कविता है, उसके लाइनें याद आई थी मुझे कि प्रश्न पत्र सी है जिंदगी, 10 की 10 स्वीकार्य है, कोई वैकल्पिक नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो सामने वाला दिखाएगा, जो बड़ा पहलवान दिखाएगा, छोटा पहलवान तो मानेगा भाई तेरी सारी प्रश्न आ गए सचिन जी आपके लिए, इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि पहले आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ के बता देता हूं, उस पर भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने लिखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की कर्मभूमि है उत्तर प्रदेश। यूपी वो प्रदेश है जिसने देश को दिशा दी है। ऐसे महान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी ने पिंडदान कर दिया। उनका दूसरा ट्वीट है कि कांग्रेस को दफ्तर और झंडा समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अमित जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जब तक कांग्रेस में रहे तब तक भारतीय जनता पार्टी पे वार प्रतिवार करते रहे, लेकिन जैसे वो सत्ता की लोलुपता में, क्योंकि उनको अपना जो एक धनबल था उसको बचाना था, उन पे काफ़ी मुकदमे लगे थे, तो सत्ता की लोलुपता तो चले गए, लेकिन अभी भी उनको कांग्रेस याद आ रही है। मुझे एक बात याद आती है कि जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश आपके पास को बनाने व संवारने के लिए आज़ादी के समय जो योगदान दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, राजीव जी हों, आज की डेट में नफरत के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है वो राहुल गांधी जी। अभी राजनीति विश्लेषक जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि एनडीए में कितने दल हैं जो एनडीए के गठबंधन के साथ में हैं। यही एनडीए के एक गठबंधन के साथी राजभर जी हैं। वो क्या कहते थे गठबंधन से जब अलग थे कि बाबा का बाजा बजा दिया जाएगा, उनको मठ भेज दिया जाएगा, पता नहीं कितनी कितनी बातें कर रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी बात
प्रतिवाद कर रहे थे, लेकिन तब तो उनको ये सब नहीं याद आता है। आज अगर हम लोग समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा, अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के बड़ा दिल दिखाते हैं, क्योंकि क्या है, हमें इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उत्तर प्रदेश से कैसे खत्म किया जाए। जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आईना देखने का काम किया, क्योंकि पोलराइजेशन कर रहे थे। आज कितने एमपी बचे हैं जो दम भरते कि हम 80 सीटें जीतेंगे, आज वो लोग 33 और 30 सीटों पे खड़े हो जाते हैं। मत कहिए सब बातें सचिन बात जी। याद आती है, फिर वो कहेंगे कि आप कहां हैं, ये भी बता दीजिए। इंडिया अलायंस 125 साल पुरानी पार्टी का एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है, क्योंकि और आप अपनी तुलना अगर ओपी राजभर की पार्टी से, संजय निषाद की पार्टी से कर रहे हैं, तो फिर आपको चिंता करनी होगी। नहीं जी, जल्दी से आपका काउंटर। देखिए, मुझे इंटरप्ट ना करें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी हमारे, हम लोग अपने जितने कार्यकर्ता, ठीक है सर, अब तो आपने पूरा मैदान उनको दे ही दिया है। नाइक जी बोलना चाहती हैं, उनको हम लोग सुनिए। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में, ओके सचिन जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, विदाई तय करेंगे। ठीक है नाइक जी। देखिए, ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, चूंकि संविधान बचाने का चुनाव, आरक्षण बचाने का चुनाव, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव। साथ ही जिस प्रकार से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में दंगा कराया बहराइच में, और खुद भाजपा के विधायक ने एफआईआर कराई कि भाजपा के लोग दंगा में शामिल थे, उनके बेटे के हत्या का प्रयास तक किया। इससे भी लोग बहुत आक्रोशित है। अभी देखिए, मेरठ में भाजपा नेता नवीन अरोड़ा का जुए का अड्डा पकड़ा गया। मतलब ये बड़ा जुए के अड्डा चलाते हैं भाजपा। ड्रग्स तस्करी में ये भाजपा इन्वॉल्व है। आज ही सत्कार कौर पंजाब से पकड़ी गई बीजेपी नेता ड्रग्स तस्करी में। बापू के साथ आपको रोक रहा हूं, समय बहुत ज्यादा नहीं। समीर जी जल्दी से आपका काउंटर, 10 सेकंड। बरामद हुए नकली दवाई का कारोबार भी आगरा से। देखिए अमित जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि साहब हम मजबूती से मदद करेंगे। वही तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि झंडा और कार्यालय, और प्रमोद कृष्णन जी वही कह रहे हैं कि आप पार्टी को गिरवी रख दीजिए समाजवादी पार्टी के पास। तो जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रति सपा के नेताओं ने किया, आज पहली बार नहीं किया। 2004 में सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार मुलायम सिंह के साथ किया, वही अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं, समय इतना है सचिन जी, लेकिन जो बातें आज आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं टीवी पे, एक बार ग्राउंड पर जाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी पूछिएगा क्या उनके दिल में भी यही है क्या जिस वक्त आप कह रहे हैं। ऊपर दिल मिल गए क्या, नीचे भी मिले हैं क्या, इस पर आपको विचार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।